मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा 50-50% सिलेबस है, दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे वो आ रहे हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। ओके, अब उसमें हमारा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या रह सकता है, उसका क्या अंदाजा हम लगा सकते हैं। प्लस 6 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस सारे के सारे कंटेंट को दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपके सर? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही है और आप सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो है उनको भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके चल रहे हैं और अपना कंटेंट सिलेबस कवर कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वो है डिस्कशन LQAs को लेकर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप्स को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इकोनॉमिक्स में भी, हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा 50-50% सिलेबस है, दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे वो आ रहे हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। ओके, अब उसमें हमारा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या रह सकता है, उसका क्या अंदाजा हम लगा सकते हैं। प्लस 6 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस सारे के सारे कंटेंट को दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने अपनी एनालिसिस का बेस माना है आपके इस ईयर का सैंपल पेपर, ठीक है, जो आपके मार्च 23 के लिए CBSE ने जारी किया है और उसमें जो क्वेश्चन 6 मार्क में बेसिकली आए हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि उस तरह से जो एक पैटर्न और साथ में ऑब्वियसली आंसरिंग भी जो CBSE ने हमें दिया है, उसी के बिहाफ पर और बाकी क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं डिस्कशन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से वो अटेम्प्ट किए जाएंगे और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि सिलेबस के हिसाब से 2 पार्ट है, 2 बुक्स है हमारी, एक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, और दोनों के हमारे, अगर मैं सैंपल पेपर के हिसाब से जाऊं, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है उसमें दोनों में से हमारे 2-2 क्वेश्चंस 6 मार्क के आने वाले। ओके, तो 12 इधर से हो गया, 12 इधर से हो गया, तो 24 मार्क्स का आपका कंटेंट इन 4 क्वेश्चंस में है। तो कॉम्प्रोमाइजेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हालांकि कोई भी क्वेश्चन पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एक अच्छी परसेंटेज कवर कर रहे हैं। अब दोस्तों नॉर्मली अगर मैं 2-3 साल पहले चला जाऊं अपने पेपर्स पे, अपने इकोनॉमिक्स के पेपर पे, तो अक्सर क्या होता था कि 6 मार्क का कंप्लीट एक कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। एक 6 मार्क का न्यूमेरिकल पूछ लिया या 6 मार्क का ADS अप्रोच से क्वेश्चन पूछ लिया, डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड से पूछ लिया। अगर मैं ऑब्जर्व करूं हमारा सैंपल पेपर, तो इस बार क्या हुआ है कि 6 मार्क की वेटेज को, उस क्वेश्चन में 6 मार्क की वेटेज को डिवाइड करा गया है 2-3 क्वेश्चंस के अंदर, राइट। मतलब 3+3 का क्वेश्चन बना दिया या 2+2+2 का क्वेश्चन बना दिया। इससे क्या है कि उस कंटेंट में आपसे ज्यादा चीजें पूछने की कोशिश करी गई है। भाई ये सिलेबस है हमारा इकोनॉमिक्स का, इसमें से जितने ज्यादा चीजें आपसे पूछी जाएं उतना बेहतर है। तो उसके लिए ये टेक्निक बढ़िया रहती है। 3+3 का कॉम्बो बना दिया, 2+2+2 का कॉम्बो बना दिया। तो आओ उसी चीज को जरा एनालाइज करते हैं कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, और ठीक है, और रिस्पेक्टिव क्वेश्चन से और कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने चाहिए उस क्वेश्चन के बिहाफ पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, नेशनल इनकम से 6 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म है, 100% आएगा ही आएगा सर, ठीक है। न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं। यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन डाला है, शायद क्वेश्चन नंबर 14 था ये, डिफाइन GDP डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 प्रिकॉशन टू कंसिडर व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आंसर कैसे क्या लिखेंगे वो तो आप खुद ही करेंगे, मैं आपको पैटर्न जो है पूरा का पूरा समझा रहा हूं। लेकिन ये क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है, ये एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जब जब मैं 6 मार्क के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, नेशनल इनकम का कंटेंट बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। नेशनल इनकम में अक्सर हमारा जो मेजर फोकस है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ रहता है। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कोई भी मेथड हमारा आ जाए, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हम खूब करते हैं। लगभग 100-150 क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करते हैं नेशनल इनकम के।
क्यों मालूम है? 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा। लेकिन साथ ही जितना प्रैक्टिकल कंटेंट नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली सेम मैनर में आपका थ्योरी पोर्शन भी नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 6 मार्क में। अब आगे आंसर किस तरीके से करना है? एक चीज, सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने जारी करे हैं उनकी आंसर शीट भी साथ में है। जिस तरीके से आंसर शीट में आंसर्स लिखे हुए हैं, प्लीज हमें अपना लेवल उससे ऊपर रखना है। जो आंसर्स आपको सैंपल पेपर में दिए हैं वो बिल्कुल काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस तरह से अगर एग्जाम में आंसर लिखोगे, मुझे लगता है कि 50, 60, 70 नंबर लाने हैं, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर लो, काफी है। लेकिन अगर ऑब्वियसली सर हम तो बहुत अच्छा परसेंटेज प्लान कर रहे हैं, 90-95%, उससे भी ज्यादा प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को दोस्तों कंटेंट थोड़ा सा और ज्यादा और मजबूत डालना होगा। क्लियर? अब यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपने ए पार्ट का आंसर दिया, हाँ ये नहीं है कि सर हमने लेंथ भर दी पूरी की पूरी। एक क्वेश्चन 6 मार्क का आता, जितना हम लिखते उतना ही 3 मार्क्स में लिखने, नहीं, बात आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करनी है, लेकिन थोड़ा सेंटेंस में दम रखना है। तो सिंपली आपने, जैसे अगर हम बात करें तो जीडीपी डिफ्लेटर कि पहले आप सिंपल सी एक डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन के बाद आप उसका फॉर्मूला जो है वो बताएंगे, फॉर्मूला के बाद आप अपना एक ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट करेंगे कि भाई नॉमिनल जीडीपी ये था, रियल जीडीपी इतना था, प्राइस इंडेक्स इतना था, तो ये चीज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको प्रॉपरली मेंशन करेंगे। सिंपली जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला और खाली इंपॉर्टेंस, उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा जो इलेबोरेशन है आपको अपने आंसर में वो लाना पड़ेगा। साथ ही अगला अगर हम देखें, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अक्सर बिजनेस स्टडीज में भी ये क्वेरी बनी रहती है कि सर हमसे 2 प्रिकॉशन पूछे, 4 इंपॉर्टेंस पूछी, 5 फीचर्स पूछे, तो क्या एग्जैक्टली उतने ही लिखने हैं? मतलब क्वेश्चन में 4 पूछे तो 4 ही लिखें, 5 पूछे तो 5 ही लिखें, ज्यादा नहीं लिख सकते। ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है 2 प्रिकॉशंस, क्या 2 प्रिकॉशंस सिंपली बोला हुआ है, और क्वेश्चन की वेटेज हल्की है, कम है, 3 नंबर तक है, 6 नंबर, ये देखा जाए तो 3 नंबर का हो गया ना, 6 नंबर का नहीं हुआ। तो अगर क्वेश्चन में आपसे 2 पूछा है तो 2 ही बताना। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना, स्टेट डिस्कस एनी 2 प्रिकॉशन, मतलब व्हाटएवर, मान लीजिए 5 प्रिकॉशन टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, क्लियर, या बाय एक्सपेंडिचर मेथड इसमें खाली पूछा है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता तो 5 पूछिए 6 बता दो, 4 पूछिए 5 बता दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है ना। लेकिन यहां पर ये ऑलरेडी 3 नंबर का है, तो यहां पर आप सीधी सी बात है, 2 प्रिकॉशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताओ, क्योंकि 3 मार्क्स में लिमिट भी हमारे पास थोड़ी कम रह गई। क्लियर? 2 प्रिकॉशन बताएंगे और ऑब्वियसली सेम चीज रखनी है, एक्सपेंडिचर मेथड बोला है, सो व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड वी ऐड प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, ब्ला ब्ला ब्ला, एक छोटी सी डेफिनेशन अपने वर्ड्स में बनाकर लिख दो। सीधा स्ट्रेट आंसर मत जाओ, थोड़ा सा भूमिका, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बेस है वो बनाओ, तो डेफिनेशन लिख दो इसी तरीके से, और उसके बाद 2 प्रिकॉशंस आर, प्रिकॉशंस अब इसमें आप एक्सपेंडिचर के, इनकम के, प्रोडक्शन के, सबके जानते हो, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट जो है उनको जोड़ा जाएगा, इसमें सेल ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स जो है वो कंसिडर नहीं होते, डबल काउंटिंग को अवॉइड करना चाहिए, काइंड ऑफ ये प्रिकॉशंस जो है हम उसमें से कोई भी लिखेंगे। क्लियर? सो द थिंग इज मेन चीज क्या है, आपके एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, ये समझकर आपको आंसर देना है, आपको ये समझ के आंसर कि मैं उसे पढ़ा रहा हूं और मुझे उसे पढ़ाकर इंप्रेस करना है। तो इंप्रेशन के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कि भाई थ्योरेटिकल पेपर है ना, सीधा आंसर नहीं कि भाई सीधा फॉर्मूले पर पहुंच गए, सीधा इंपॉर्टेंस नहीं, पहले डेफिनेशन, फॉर्मूला, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इंपॉर्टेंस। एक्सपेंडिचर मेथड प्रिकॉशन पूछे नहीं, खाली प्रिकॉशन नहीं, पहले एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन से लिख दी, फिर प्रिकॉशन आ गए। गॉट द पॉइंट? ये इस तरह का एनालिसिस हो गया इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, एक ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन भी डाला गया है, 3 मार्क्स में है, इसके साथ ए के साथ फिर बी में ये वाला पॉइंट था बजट से। द थिंग इज कि ये क्वेश्चन बजट से आया। मैं पहले इसकी बात करता हूं। कंपेयर द ट्रेंड डिपिक्टेड इन द फिगर्स गिवन बिलो, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है।
जिस तरीके से इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन सैंपल पेपर में दी गई है नहीं करनी, अवॉइड एट योर बेस्ट। 3 में से 1 नंबर चाहिए, 1.5 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, ठीक है लिख दो, लेकिन अगर 3 में से 3 चाहिए, मैंने बोला ना खाली 60-70 लाने तो ठीक है, एग्जैक्ट वही पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरों से डिफरेंट बनना है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। आइए एनालिसिस करते हैं इस वाले का। आप पिक्चर अगर नहीं देख पा रहे हैं थोड़ी क्लियर, तो आप इसको सैंपल पेपर से भी देख सकते हैं, मैंने ये वहीं से जो पिक्चर है वो ली है। इसमें ट्रेंड बताया है, इसमें हमें फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट इनके डेटा दे रखे हैं। ये ब्लू जो है 2019 में हमारी फिस्कल डेफिसिट थी, यहां पर ये जो पिंक कलर का है ये आपका 2020 में थी, ये कोरोना पीरियड आ गया और अप्रैल में ये कम हो गई, पहले बढ़ी फिर कम हो गई। ये प्राइमरी डेफिसिट है, इसका भी लगभग सेम ट्रेंड है। ओके, अब कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे? ये इसमें सबसे पहले इमीडिएट बेसिस पर मैं कहीं पर भी लिख देता हूं, आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन देंगे और प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन देंगे, ये जरूरी है। इमीडिएट बेसिस पे लिखिए। प्राइमरी डेफिसिट तो बेसिकली एक फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। गॉट इट? अभी ये आंसर लिख लिया, सॉरी डेफिनेशन लिख ली। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। फिस्कल डेफिसिट क्या है? आपका इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं। 2019 में 8.1, यहां मैं लिख रहा हूं फिस्कल डेफिसिट, अरे यहां नहीं आ रहा, फिस्कल डेफिसिट 2019 की बात कर रहा हूं, क्लियर? 8.1 है और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 4.7 है। कितना है? 4.7 है। तो आप चाहे तो यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, क्लियर? उसके बाद अगले साल 10.8 है और 6.9 है, क्लियर? और उससे अगले साल 7 है और 2.4 है। अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं तो 3.4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.4 आ रहा है। यहां पर देखूं 3.4 से यहां पर ये 3.9 हो गया है, क्लियर? यहां पर अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली ये 4.4 हो रहा है। आप ये बोल तो दोगे ही, जिस तरीके से सैंपल पेपर में लिखा है कि फिस्कल डेफिसिट 8.1 से 10.8 हो गई, फिर 7.0 हो गई। इट्स राइजिंग एंड फॉलिंग। सेम थिंग हैपन टू द प्राइमरी डेफिसिट। लेकिन इतना कंपेयर करने के बाद में प्लीज लिख देना कि द ट्रेंड ऑल्सो शोज दैट आर इंटरेस्ट पेमेंट इज कंटिन्यूसली राइजिंग। पहले 3.4, फिर 3.9, फिर 4 पॉइंट से भी ज्यादा। ये एनालिसिस आप लिखिएगा। एनालिसिस लिखने के बाद द कंक्लूजन दैट आर इंटरेस्ट पेमेंट्स एज पर द बजट्स, आर इंटरेस्ट पेमेंट्स आर कंटिन्यूसली राइजिंग, which is an alarming situation या एक problematic situation for an economy। एनालिसिस लिखना जरूरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड खाली आंसर मत लिखिएगा। सेम चीज आप इस वाले एनालिसिस में भी लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर इस तरह से कोई भी ट्रेंड वाला डेटा आपके पास आता है तो खाली ट्रेंड लिख दिया, लिखना ही है, वो तो खैर लिखना ही है, लेकिन जो आपने उसमें ऑब्जर्व करा, आपने जो उसमें जैसे इंटरेस्ट पेमेंट की बात आपने चेक करी, उसका कंक्लूजन, आपका एक तरह से कह लीजिए इवैल्यूएशन, वो बताना जरूरी है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर हम देखें जो 3 नंबर में दोबारा से दिया है, इलैबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, वो आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है? ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें सिखाता है कि जो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो मनी के फंक्शंस हैं, जो ठीक उसी तरीके से हमारे सीबी कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं, या फिर डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड के मेजर्स हैं, तो इसमें इन वाले कंटेंट में वहीं से तो उठकर आया है। गवर्नमेंट बजट के यार 6-7 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं बुक में, मैं कोई 4 याद कर लेता हूं, है ना। मनी के 5-6 फंक्शन दे रखे हैं, मैं कोई 3 या 4 याद कर लेता हूं, आएगा तो क्वेश्चन में लिख दूंगा।
सेंट्रल बैंक के तो बहुत सारे फंक्शन है, 8-9 फंक्शन है, मैं कोई 5 याद कर लेता हूं, मैं कोई 5 या 4 या 3 याद कर लेता हूं, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपसे जो क्वेश्चन है इस तरीके का, कोई स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक फीचर को बेस मानकर पूछा जा सकता है, और ये वो एरिया है दोस्तों। पहले होता था ऐसे, पहले होता था, आज से 7-8 साल पहले चले जाओ, अपना सीबीएसई में एग्जाम में इकोनॉमिक्स में ऐसा होता था कि कोई 4 लिख दिए, कोई 5 लिख दिए, 4 नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे, नहीं। लेकिन अब ये ट्रेंड है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या कोई स्पेसिफिक फंक्शन या कोई स्पेसिफिक फीचर आपको दे दिया जाएगा और आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो ये इस क्वेश्चन से बिल्कुल अंदाजा लगा लीजिए, स्पेशली मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। ये वो एरिया है जहां पर आपसे कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पूछकर एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे आप जानते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन से काफी रिलेटेड होता है ये। जिस डिपार्टमेंट में, जिस एरिया में इन्वेस्टमेंट्स अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, वहां से हटाकर कहीं और लगाया जाए। इसमें सोशल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, गवर्नमेंट इन सब का प्लान करती है, तो वो आपने कंटेंट में क्लास में दोस्तों ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। बट हाँ, इससे ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। एक और क्वेश्चन जो हमारा आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स विद सूटेबल एग्जांपल। ओके, वंस अगेन आई विल कंपेयर दिस विद सैंपल क्वेश्चन आंसर शीट। उन्होंने जो किया आप मत कीजिएगा, ठीक है। ये 6 नंबर में है, ये 6 नंबर में है, ठीक है। लेकिन 6 नंबर में है या 3 नंबर में, वटएवर, जिसमें जितने मार्क्स का भी है, क्योंकि इसके साथ शायद एक क्वेश्चन और दिया है ना, नहीं, ये 6 नंबर में, यही वाला है। तो उन्होंने आंसर में क्या लिख करा हुआ है कि पॉइंट ए डाला, ये ए, और स्टेटमेंट वाइज दोनों को लिख दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफिनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटेंस में लिख दिया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कभी भी डिस्टिंग्विश बेसिस पर लॉन्ग आंसर में, स्पेशली लॉन्ग आंसर में, मैं तो कह रहा हूं 4 मार्क्स में भी या 3 मार्क्स में भी डिस्टिंग्विश करने को आता है, ऑलवेज मेक अ, यस, आप लोगों ने गैस भी लगा लिया होगा काफियों ने सही, ऑलवेज मेक अ टेबल। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन, दोनों के प्रॉपर एग्जाम्पल, दोनों का प्रॉपर एनालिसिस एंड इंपैक्ट, जो भी कुछ होता है इकोनॉमी के ऊपर वो आप बताएंगे। एक प्रॉपर टेबल बताई। मैंने बोला आपको, भाई जो एग्जामिनर है उसे नहीं आता कुछ, आपको उसे पढ़ाना है बेहतर वे में, बहुत अच्छे तरीके से। तो टेबल जब बन जाएगी, एग्जामिनर को पेपर चेक करने में, आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ने में आसानी होगी, और आपको अपने एग्जामिनर का काम ही आसान करना है। सेम चीज आप यहां पे फॉलो करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में। आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लियर, डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल आपको बताना ऑब्वियसली इनकम टैक्स और जीएसटी इसके मेन एग्जाम्पल हैं। ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है, ट्रांसफरेबल होता है, ये 2-3 पॉइंट, बट ऑल डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस मस्ट बी इन टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म में बनाइएगा, सेंटेंस डिफरेंस के केस में अच्छा नहीं लगता। ओके, ये कहानी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो 6 मार्क क्वेश्चन है उनकी हुई। उसके बाद दोस्तों जब मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूं, ठीक है, तो ये तो भाई थ्योरेटिकल है हमारा पूरा, इसमें अगर सिलेबस देखें थ्योरेटिकल है, और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि किसी भी क्वेश्चन के लेवल पर, किसी भी चैप्टर को एक कॉम्प्रोमाइजिंग में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मत लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अक्सर बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर इसको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, थ्योरी इतनी सारी कैसे याद करें। तो मेरा उन सबसे हमेशा ही सजेशन रहता है कि दोस्तों अपने खुद के लिखे हुए नोट्स को तैयार करें। आप कोई भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, आपके स्कूल के टीचर की जो बुक है, या मेरी वाली से पढ़ रहे हैं, या एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, कोई रेफरेंस बुक ली हुई है, ओके लीजिए, जो हेल्प लेनी लीजिए। लेकिन जहां थ्योरी आ जाती है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बिजनेस स्टडीज, वहां पर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। स्पेशली जो आपका रिफॉर्म वाला चैप्टर है, उसके बाद जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, पॉवर्टी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, इनमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने समरी नोट्स बनाना। गॉट द पॉइंट? चलो आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, डिफाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डिफाइन ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, enlist any 2 problems faced by farmers in the initial years. Okay, तो ये चीज है सर, कंप्लीट थ्योरी सर, कंप्लीट थ्योरी, यस वी नो दैट,
लेकिन कब लिख पाओगे? जब आपको मेजर वर्ड्स, मेजर हेडिंग्स याद हो और उनका इस्तेमाल आप यहां पे करो। अब प्रेजेंटेशन देने टाइम, अब ये सर ये 2-2 का हो गया, 2-2-2 का हो गया। सर इसको हम 6-6 के नजरिए से अगर ना देखें तो बिल्कुल छोटा हो गया। हाँ तो हो गया, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, जैसे ए पार्ट है, यू नो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की एक डेफिनेशन होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग के 2-3 मार्केट लिख दो, रेगुलेटेड मार्केटिंग, रेगुलर मार्केट, आपका क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट मार्केट। इस तरह से एग्जाम्पल भी आपने दे दिए। मतलब जो चीज आपसे पूछी गई वो तो आपने बता दी, साथ में बहुत शॉर्ट बेसिस पर, बहुत छोटे मैनर में आपने उसमें कुछ एडिशन भी किया है, जो एग्जामिनर को ये जज करने में हेल्प करता है कि हाँ यार इस बच्चे को वाकई में नॉलेज है, कुछ एडिशनल चीजें भी ये जानता है। डिस्कस ब्रीफली इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, के बारे में बता रखा है। इसमें अगले वाले में क्या पूछा, एनलिस्ट एनी 2 प्रॉब्लम्स। दोस्तों पैराग्राफ को साइड कर देना, पैराग्राफ को साइड कर देना। आप जब भी इंपॉर्टेंस बताओगे, जब भी प्रॉब्लम बताओगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप प्लीज पॉइंट्स में ही उसको एक्सप्लेन करिएगा। इंपॉर्टेंस लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, लिखो, पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रॉब्लम्स बतानी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की आपने डेफिनेशन दे दी स्टार्टिंग में कि इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा जाता है, 2 प्रॉब्लम बता दी जो भी है आपकी, लेकिन पॉइंट्स में। भाई एक्सपेंसिव है, इनकी शेल्फ लाइफ रहती है, रिसोर्स मार्केट अभी इतना ब्रॉड नहीं है, काइंड ऑफ जो भी लिख रहे हो, जो भी आपने पढ़ा, जो प्रेजेंटेशन आपने सीखी है, लेकिन पॉइंट्स में आंसर लिखिएगा, वो ज्यादा जरूरी है। गॉट इट? ऐसे ही जैसे ये वाला रिपोर्ट वाला आंसर आ गया, कैजुअल वर्कर्स वाला आ गया। देखो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो थ्योरी है, थ्योरी है, आपको खुद का एनालिसिस अपना लिखना होगा। अब देखो दोस्तों, जैसे ये वाला है, इंडिया हैज फेल्ड, इसमें व्हाटएवर द थिंग इज कि इसमें आर्ग्यूमेंट बताया, ठीक है, इसमें डिफेंड और रिफ्यूट बताया, डिफेंड और रिफ्यूट बताया। सर डिफेंड और रिफ्यूट में, आर्ग्यूमेंट में तो पॉइंट्स इतने नहीं चलते, वहां तो थोड़ा पैराग्राफ का ही रोल रहता है। बात बिल्कुल सही कही आपने। जब आर्ग्यूमेंट आता है, जब आपके डिफेंडर रिफ्यूट आता है, तो मोस्टली पैराग्राफ में भी आंसर लिखना पड़ता है। पैराग्राफ बढ़ा दो, पैराग्राफ के जो साइज है वो अपना नंबर ऑफ पैराग्राफ जो बढ़ा दो। स्टार्टिंग में आपने इंडिया की सिचुएशन बता दी, इंप्लीमेंटेशन में क्या फेलियर आए, और रिकमेंडेशन बता दी। द थिंग इज कि अपने आंसर को डिवाइड करो शॉर्ट पैराग्राफ्स में। सेम थिंग आपको एग्जामिनर के लिए चीजों को आसान करना है। ओके तो दोस्तों ये एक शॉर्ट डिस्कशन हमारी रही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को लेके, किस तरह से हमें आंसर करने हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो ऑब्वियसली कंटेंट हमारा सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अक्सर बोलते थे कि सर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इन चीजों को अब साइड करो, क्योंकि सैंपल पेपर के आधार पे हम रिकमेंडेशन किसकी तरफ देख रहे हैं कि जो 6 मार्क का क्वेश्चन है आपसे उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पूछा जा रहा है। यूजुअली क्वेश्चन बन तो सेम ही चैप्टर से रहा है, बट पार्ट्स में पूछ रहे हैं। ओके तो उसके लिए सारे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब नेशनल इनकम करना है तो करना है, वो उसी मैनर में, उसी जोश से करना है, लेकिन जो बाकी दूसरे चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स हैं, उसको यानी कि कॉम्प्रोमाइज करते कि भाई यार तुम तो छोटे से हो, 2-3 नंबर में आओगे, ऐसा नहीं। ओके तो दैट्स अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। केस स्टडीज भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम केस स्टडीज के पैटर्न के बारे में देखेंगे कि उनको अटेम्प्ट करते टाइम हम किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।